Being one of the most oldest civilization in the world, China has been the world's largest economy. सबसे पुरानी civilizations होने के साथ साथ में चाइना की सबसे पुरानी इकोनॉमी है, और यहाँ पर बहुत से ऐसे पॉलिसीज चलाई गई सरकार के द्वारा जिसमें कि दैट वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत स्पेशल लोग रहते हैं तो वहाँ की सिस्टम बहुत सही था। जैसे आपको मैंने कल बताया था कि वहां पर भी जो चाइना है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म हुआ 1949 में, और वहां पर भी ये सोशलिस्टिक सिस्टम पैटर्न ऑफ सिस्टम को फॉलो किया गया, और वहां पर भी ऐसे सबसे पहले गवर्नमेंट को सारा का सारा इंपॉर्टेंस दिया गया, बहुत से ऐसी पॉलिसी चलाई गई। लेकिन जैसे हमारे भारत में सब कुछ आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, वो सेकंड चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 कि धीरे धीरे वहां पर करप्शन क्रीप होता रहा, एक दूसरे को देख करके, जब एक यूनिट नुकसान में चल रही है दूसरे यूनिट में नुकसान में चल रही है, गवर्नमेंट इतना प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता है कि भले ही प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, सबको सैलरीज मिल रही है तो भले काम करो ना, अगर आपको पैसा आना ही है ना। तो यही इसी जो ढर्रा था उसी पे सारा का सारा प्रशासन चलता रहा। सब जगह पे ऐसे हुआ, चाइना में भी, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन चाइना ने समय रहते 1979 में ही अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लिया, और उसने सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर से हटा करके क्या करा, उसे प्राइवेट सेक्टर को के हाथों में दे दिया। जो हमने एलपीजी 91 में शुरू किया था, चाइना ने वो 1979 में ही कर लिया था, क्योंकि उसको भी ये दिखाई दे रहा था कि इतना ज्यादा गवर्नमेंट को होल्ड देना, इतना ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल में रखना, और उससे जो है पूरा देश कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर का। क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक वो ये है कि आप फायर नहीं कर सकते किसी एम्प्लॉय को, किसी भी कारण से आप फायर आउट नहीं कर सकते हैं। फायर समझते हैं, मूव आउट फ्रॉम द जॉब। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है उसका, क्योंकि जब उसको ये डर नहीं है कि भैया मुझे फायर करने का डर नहीं है, तो वो काम करेगा ही नहीं ना। कैन बी फायर्ड, मुझे जॉब से निकाल भी सकते हैं, इसीलिए जो है मुझे काम करना ही पड़ेगा। और हम सभी लोग अपनी प्रवृत्ति से आलसी ही होते हैं। हम क्या चाहते हैं, पैसा मिलता रहे, काम ना करना पड़े, ऐसे होता है। आप लोग भी यही सोचते हैं, पढ़ा लो ना, तो लिखने को कहो ना एग्जाम के लिए कहो ना, आप बोलते रहो हम बैठ के सुनते रहे, वो ठीक है, लेकिन पूछो मत हमने क्या पढ़ाया, ना लिखने के लिए कहो। हाँ, जैसे जब आपको कहो न्यूमेरिकल्स कर लो, नहीं मैम न्यूमेरिकल्स नहीं करती, क्योंकि मेहनत लगती है, अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। और जब बैठे हुए सुन रहे हैं तो दूसरे का दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, हमारा मन है, हम कुछ भी सोच रहे हैं। सो everybody wants comfort in the life, everyone ना। इसलिए अकाउंट्स भी अच्छी नहीं लगती, मैथ्स तो पहले इसलिए ड्रॉप आउट कर दी कि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्यों भैया उसमें तो बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, और अकाउंट्स के भी क्वेश्चंस होते नहीं क्योंकि खुद से करने पड़ते हैं ना, तो वो हम खुद से मेहनत नहीं करना चाहते। घर में भी ऑर्डर चलाते हैं, ये कर दो वो कर दो, जब अपने ऊपर आती है अरे नहीं इतना काम हो गया ये। तो ये हम सबकी प्रवृत्ति है कि हम ये चाहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े। तो खैर यहाँ पर अब तो जो चाइना ने जो सिस्टम को फॉलो किया, वो सबसे पहला उसमें जो उसने पॉलिसीज चलाई, सबसे पहला उसमें क्या था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसको कि हम नाम देते हैं GLF कैंपेन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इनिशिएट हुआ था 1958 में, मार्क करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। In the year 1958, the Great Leap Forward campaign was initiated by the Mao to modernize Chinese economy. Mao वहाँ की एक वो है, पार्टी है, गवर्नमेंट है, और जो है वो चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए वो शुरू किया गया। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है चाइना की इकोनॉमी को वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए प्रोडक्शन में। उसमें क्या था, इस कैंपेन में क्या था, एक उद्देश्य था कि हमने देश की एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। क्योंकि जो सबसे आसान काम, सबसे सस्ता काम क्या होता है, एग्रीकल्चर का, खेती का। जमीन है, पहले के समय पर भी क्या होता था, आपने ये नोटिस करिएगा कि जो शहर बसे होते हैं ना, वो कहाँ बसे होते हैं, जहाँ फर्टाइल लैंड होती है, जहाँ पानी अवेलेबल होता है। ये दो बेसिक चीजें होती है जहां पर भी शहर बसे होते हैं। जैसा मैं आज सबको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं था। पहले के समय में क्या होता था, लोग, पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी और लोग माइग्रेट करते थे जगहों पर। अब जैसे यहाँ पर इतना काम, तो एक जमीन है कि वहां पे सही नहीं मिल रहा, लेकिन लोग चलते चलते ऐसी जगह पर सेटअप होते थे जहां पर उन्हें पानी आसानी से मिले और खाने को मिल जाए। खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी। अपने यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल नहीं है, आज तो हम सब कुछ मार्केट से खरीद लेते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ करता था, तब तो सब कुछ अपने आप से शुरू करना पड़ता था। तो जो मेनली शहर बसे हुए होते हैं ना, कोई भी शहर है, कोई भी गांव बसा हुआ होता है, बसा मतलब जहाँ पे जनता रहती है, जनसंख्या रहती है, वो सब होते हैं फर्टाइल लैंड के पास में या फिर पानी के पास में, जहाँ पानी अवेलेबल होता है। तो ऐसे ही शहर बसे हुए हैं।
तो ये बहुत आसान काम है कि आप एग्रीकल्चर को फॉलो करें, और यहाँ पर भी सब जगह पर एग्रीकल्चर का सबसे पहले, जैसे हमारे भारत में था, पाकिस्तान में तो हमारे से ही निकला है, और चाइना में भी सब एग्रीरियल इकोनॉमी थी। लेकिन सरकार का ये कैंपेन था कि हम देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए GLF कैंपेन करा गया। GLF का मतलब होता है ग्रेट लीप, बड़ी छलांग लगाना। लीप मतलब छलांग लगाना, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ छलांग लगाना। ठीक, तब कैसे छलांग लगाएंगे? इंडस्ट्रीज को सेटअप करके। और इसमें क्या था, इतना ज्यादा लोगों को एनकरेज करा गया कि हर एक इंडिविजुअल चाहे अपने घर के पीछे इंडस्ट्री लगाए, घर के अंदर हर एक इंडिविजुअल घर में इंडस्ट्री होनी चाहिए। उन्होंने इतना सपोर्ट किया लोगों को। और हमारे यहाँ क्या था सपोर्ट करने के लिए, अगर किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो पहले उसको लाइसेंस लेना है। लाइसेंस के लिए भी, अगर प्रोडक्ट चेंज करना तो लाइसेंस लेना है, इन्वेस्टर बढ़ाना है तो लाइसेंस लेना है। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को बूस्टअप किया गया कि आप अपने घरों में फैक्ट्रीज लगाइए, प्रोडक्शन करिए। साथ ही में यहाँ पर कम्यून स्टार्ट करे गए। कम्यून क्या होता है? लैंड को कलेक्टिव करके प्रोडक्शन करते हैं। ओनर उसके प्राइवेट इन्वेस्टर्स रहते हैं, लेकिन उसको कलेक्टिवली प्रोडक्शन होता है। अब जैसे यहाँ पर 26,000 कम्यून्स बनाए गए 1958 में, लगभग पूरी की पूरी एरिया को कवर करके। उसमें क्या होता है कि वास्ट स्केल पर एक ही जैसी क्रॉप एक जगह पे उगाई जाती है। उसमें क्या होता है कि बीज भी आसानी से डल जाता है, और जब एक सा एरिया पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने पेपर का प्रोडक्शन करना है, पेपर का प्रोडक्शन करना है, ये जो कागज होता है। अब इसके प्रोडक्शन के लिए क्या है? लकड़ी चाहिए। अब मान लीजिए आप ऐसी जगह पे लकड़ी फैक्ट्री सेटअप करते हैं जहां पर की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, या जो बाकी इंडस्ट्रीज है वहां पर कपड़े की फैक्ट्रीज है, कपड़े की इंडस्ट्रीज है, तो आपको उस काम को चलाने में मुश्किल होगी, क्योंकि वहां तक रॉ मटेरियल पहुंचाना, सब फैसिलिटीज पहुंचाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन अगर इंडस्ट्री ऐसी जगह पर सेटअप होती है जहां पर ऑलरेडी ऐसी फैक्ट्रीज लगी हुई है 2-4, या फिर पूरे एरिया में एक सा ही प्रोडक्शन होता है, तो रॉ मटेरियल बहुत आसानी से पहुंच जाता है, और जो सामान वहां से बिक रहा है वो भी आसानी से बिक जाता है। ऐसे ही कम्यून सिस्टम में करा गया कि वास्ट एरियाज में एक ही जैसा प्रोडक्शन करा जाए, और उससे क्या होगा? प्रोडक्शन वास्ट स्केल पर होगा। तो इस तरीके से जब यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट ने कम्यून सिस्टम को शुरू किया, तो उसके लिए उसका फायदा ये हुआ कि वहां पर जो खेती की समस्या है, जो खाने की समस्या है, वो खत्म हो गई, क्योंकि आपको प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मिल गया। बाकी जगह पर जो बाकी लोग शहरों में रह रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे। कि हर तरीके से प्रोडक्शन करना है, हमने किसी से निर्भर नहीं रहना है, उल्टा दुनिया को हमने सामान बांटना है। हर एक देश में चाइना का सामान एक्सपोर्ट होता है, इतना प्रोडक्शन होता है। बस सोचो कितना प्रोडक्शन वहां पे होता होगा, और हम लोग सबसे पीछे हैं प्रोडक्शन। GLF campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. ऐसा नहीं है कि शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, शुरुआत में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी इसने जो है काफी प्रोग्रेस करी है। और इससे और कई कई जगह ऐसा हुआ कि काफी प्रॉब्लम भी आएगी, जो है लगभग 30 मिलियन लोग मर गए थे ड्रॉट की वजह से, कई प्रॉब्लम से फेस कर, लेकिन फिर भी काफी इसने जो है अच्छा काम किया चाइना के लिए, क्या था? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। दूसरा यहाँ पर जो स्टेप है, स्टेज है, वो है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये स्टार्ट हुआ था 1965 में, ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द माओइस्ट गवर्नमेंट। इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, बच्चे और जो लोग प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, समझते क्या होता है प्रोफेशनल कोर्स? क्या? और CA, और यानी जिसमें भी आप अपने अपने प्रोफेशन के लिए काम करते हैं। एक होता है आप पढ़ाई कर रहे हैं, BCom, BA, BSc ना, वो हो गया। एक होता है प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें आप अपने प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। आप फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, ब्यूटिशियन का करते हैं, कैटरिंग का करते हैं, उसमें जब आप कोर्स को करते हैं, होटल मैनेजमेंट का करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स बन जाता है। तो यहाँ पर क्या था कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स देश से बाहर भेजे जाते थे पढ़ने के लिए, और साथ में टेक्निक्स को सीखने के लिए। रशिया में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं चाइना के, लेकिन जब रशिया के साथ में चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो उसने अपने बहुत से प्रोफेशनल चाइना से वापसी बुलवा लिए, जो कि चाइना की हेल्प करते थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में। खाली इंडस्ट्री से मतलब ये नहीं आपने फैक्ट्री खरीदनी लगा ली, उसको ऑपरेट करना, चलाना, कि जब मशीनरी चलेगी तो उसमें कमियां भी आएंगी ना, कभी कुछ खराब होगा, कभी कोई पार्ट खराब होगा, उसको सही भी करना है।
तो अब उसके लिए कहाँ से क्या है, आपसे जिससे संबंध अच्छे हैं रशिया से, तो वहां से लोग आते थे और उन इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को रन करने में हेल्प करते थे, क्योंकि प्रोडक्शन के काम में ना वो बहुत है, प्रोसेस बहुत सारे हैं ना। ऐसा नहीं है कि खाली आपने फैक्ट्री लगा ली काम चल गया, उसके साथ में पहले आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल करना है, फिर प्रोडक्शन कराना है, फिर उसको उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने हैं, जो आपने सामान प्रोड्यूस किया उसकी पैकिंग करनी है, तब जाकर के सामान बिकेगा ना। अगर आप उसको रॉ में बेचेंगे तो फिर आपको रेट इतने जायज नहीं मिल पाएंगे ना? तो इस तरीके से जो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन शुरू किया गया 1965 में, इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स बाहर जाते थे पढ़ने के लिए और वहां से टेक्निकल कोर्सेज को सीख करके आते थे। अब इसके बाद में थर्ड स्टेप था, अब जब इतना सब कुछ करा लेकिन फिर वही था, ये 1949 के बाद से शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद में क्या था कि अब सब कुछ जब गवर्नमेंट के अंदर रहा तो लोगों ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, काम ही करना बंद कर दिया। वही हमारे भारत वाले हालात हुए, लेकिन इन्होंने 1979 ग्रेट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और इन्होंने 1978 1978-79 में ही इन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए। जो हमारा 1991 में एलपीजी था वो यहाँ पे 1978 में स्टार्ट हो गया। इसके इनिशियल फेज में क्या था, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स। तीन सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और फॉरेन, इन सब में रिफॉर्म्स करे गए। सबसे पहले कम्यून लैंड को स्मॉल पॉट्स में डिवाइड कर दिया गया। जब इकट्ठी प्रोडक्शन होता तो फिर वही बात हुई कि लोगों ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, अब काम करे ना करे पैसा मिल रहा तो फिर लोगों ने फिर काम करना बंद कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, कम्यून सिस्टम में लैंड को डिवाइड कर दिया, लेकिन जो लैंड की ओनरशिप है वो किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास में है। सिर्फ लोग वहां पर प्रोडक्शन करते हैं, उसके बदले का रेंट गवर्नमेंट को पे करते हैं और जितना उनको प्रॉफिट होता है उस प्रोडक्शन से वो अपने पास में रखते हैं। जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं काम क्यों नहीं करूंगी ना। आप वहां पे लैंड ओन ही नहीं कर सकते, सिर्फ आपको रेंट पे करना, मिनिमम रेंट पे करना, आप इजीली रेंट पे करते हैं और वो लैंड आपको ही बिलोंग करेगी और फिर आप जो है उसको उसे प्रोडक्शन करते रहेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कमियां तो हर चीज में होती है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जैसे जैसे शहरों में जाने लगे, ज्यादातर खेती गांव में होती है, लोग शहरों में जाने लगे अपने लैंड को छोड़ छोड़ के बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। ऐसे ही वहां पर बहुत लैंड ऐसे भी खराब भी पड़ी हुई है, लेकिन तब भी उनको आज भी जो है एक खाने के सामान के लिए उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, भले इंडस्ट्रीज का सामान हो भले एग्रीकल्चर का सामान हो, वो हर चीज में अपने संपूर्ण है। और फिर लेटर, ये था इनिशियल फेज में। लेटर फेज में उन्होंने क्या किया, ये प्राइवेट सेक्टर फॉर्म्स एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करने लगे, पहले तो खाली पब्लिक सेक्टर होता था, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करने लगे। और स्पेशल इकोनॉमिक और जो गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज थी उनके लिए भी कंपटीशन हो गया, यानी कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप थी वैसे ही, सॉरी जैसे जैसे पब्लिक की, जैसे प्राइवेट की थी वैसे ही पब्लिक की कर दी। यानी कि यहाँ पर भी क्या कर दिया उन्होंने, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकारी कंपनी है तो आपको सामान बिकता रहेगा, अगर आप कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे तो आपका सामान नहीं बिकेगा और आप एम्प्लॉयज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने एक तरीके से प्राइवेट ओन में कन्वर्ट कर दिया। ये तो थे यहाँ पे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन द ईयर 1978। अगला स्टेप यहाँ पे है ड्यूअल प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब होता है दो तरीके की प्राइसिंग, सिंगल प्राइसिंग सिस्टम नहीं चल रहा है, दो तरीके की प्राइसिंग है। पहली बात ये है, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी किसान हैं और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अपने जो सरकार रेट फिक्स करेगी उसी पे ही बेचेंगे, उसके अलावा उसी रेट पे वो नहीं बेच सकते हैं। फॉर अदर ट्रांजेक्शन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स वर परचेज एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइस। अगर किसी और ट्रांजेक्शन के लिए लेना है तो आपको अलग तरीके के सामान मिलेगा, तो आपके लिए बाजार का रेट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीजल का एक ही रेट रहता है, भले ही उसे किसान अपने इरिगेशन के लिए ले रहा है या कोई कार के लिए ले रहा है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। अगर आप उसको डीजल को ट्रैक्टर में डलवा रहे हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो प्राइसेस अलग है, आप गाड़ी में यूज कर रहे हैं तो प्राइसेस अलग है। उसको बोलते हैं डुअल प्राइसिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अपग्रेड करके ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो, वो यहाँ पे आकर के अपना बिजनेस। जैसे हमारे यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है मुरादाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद ये सब क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहां पर की एमएनसीज आकर के अपने बिजनेस को, अपना पैसा लगाती हैं।
वहां पर रोड्स, रेलवेज, रॉ मटेरियल, एनर्जी, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ हर समय अवेलेबल रहता है ताकि प्रोडक्शन वास्ट स्केल पर हो सके। तो ये सरकार, ये चाइनीज गवर्नमेंट के स्टेप्स थे जो कि उन्होंने अपने, so as the country India, it follows a mixed economic system जहां पर कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स काम करते हैं। अलग तरीके की पॉलिसीज यहाँ पर शुरू करी गई 1950s और 60s में, जिसमें कि अपनी हमारे भारत के कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए टैरिफ्स लगाए गए। याद है टैरिफ्स पढ़ाए थे आपको मैंने सेकेंड चैप्टर में। जो सामान यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है वो विदेशों से इंपोर्ट नहीं होगा, अगर करा जाएगा तो उसके ऊपर टैरिफ्स लगाए गए। सेम वही पॉलिसी पाकिस्तान में भी फॉलो करी गई कि कंज्यूमर जो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स और कोटास लगाए गए ताकि जो है अपने देश की इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर सकें। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, वैसे तो वहां पर मेनली ग्रेनरीज हमारी पाकिस्तान में चली गई थी, लेकिन तब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वहां पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करा गया। और इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द अर्ली 70s, वहां पर भी 70s तक ही रोल रहा पब्लिक सेक्टर का। फिर धीरे धीरे वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिए जाने लगी। लेट 1970s में वहां पर जो है शिफ्ट कर दिया गया। इस जो 1979 में वहां पे करा गया, इसके आसपास 81-82 में शायद वहां पर भी कर दिया गया। पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया सिस्टम, एलपीजी को फॉलो करना शुरू कर दिया। यहाँ पर इन पाकिस्तान की कंट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मिलती है विदेशों से, जैसे कि मोस्टली अरब कंट्रीज, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वो सभी के सभी पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। फिर यहाँ के जो बच्चे हैं जो वो बाहर जाते हैं अपना अर्न करने के लिए, क्योंकि वहां पे तो इतना इंडस्ट्रियल सेटअप है नहीं, तो जब वो बाहर जाते हैं तो वो बहुत सा पैसा अपने देश में भेजते हैं, जिसके बेसिस पर भी पाकिस्तान इतना टेररिस्ट कंट्री के होने के बावजूद भी आज भी स्टैंड है वो, क्योंकि उनको और कंट्री से सपोर्ट बहुत मिलता है। और सॉरी वहां पर 1988 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए। चलिए ये तो था हमारा पाकिस्तान का। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ये कुछ यहाँ पर